हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग तो हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी, तो जाके देखिए आप। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, जैसे कि आपका हो गया कि कमर्शियल बैंक के क्या है फंक्शंस, उसकी सेंट्रल बैंक के क्या है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है, ये सब सारा मैंने वीडियो में कवर करवा दिया और बुक में भी दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आज मैं वो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन बैंक मनी। बैंक मनी किसको बोलते हैं? तो देखिए, बैंक मनी मेनली मीन्स चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स। देखिए, बैंक मनी उसी को बोलते हैं, चेक्स को और बैंक ड्राफ्ट्स को, जो आप भरते हैं, भर के देते हैं बैंक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू डिमेरिट्स ऑफ मनी। देखिए, डिमेरिट्स मतलब खराबी, इंक्रीज इन करप्शन पहला, और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, इसका ये दो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन बैंक रेट ऑन मनी सप्लाई। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ मैंने करवा दिया। नहीं देखा तो जाओ वीडियो जाके देखो। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो इसका मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर बैंक रेट बढ़ गया तो ये क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगा बैंक, जिससे लोग लोन कम लेंगे। क्वेश्चन 7 है डिफाइन मनी सप्लाई। ये देखिए, सीबीएसई 2018 और 11 में आ चुका है ये। मनी सप्लाई किसको बोलते हैं? देखिए, मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, करेंसी, सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स इन एन इकोनॉमी एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल मनी होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी एक स्पेसिफिक टाइम पे लोगों के पास कितना उन्होंने हेल्ड किया। मतलब अभी अगर मैं बोलूँ तो अभी लोगों के पास कितना मनी है, इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मनी स्टॉक मेजर्स। देखिए, बहुत सारे जो मनी स्टॉक के अंदर है उसके कंपोनेंट्स, उसके बारे में बताने। तो देखिए, M1, M2, M3, M4 यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन नैरो सेंस, और स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, ये इसका है 2010-2011 कंपार्टमेंट में आया सीबीएसई के, और आउटसाइड दिल्ली 2013 में आया है। इसका आंसर है जो मनी सप्लाई का अगर छोटे सेंस में हम बात करें तो इसमें आता है क्वाइंस, करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन जो है वो है टू डिज़ाइन एंड कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इट्स कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना और नोट छापना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है एसएलआर इज द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। देखिए, मैं आपको देता हूँ एसएलआर क्या होता है। ये होता है टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक के पास ये होता है, जो कि उसको रखना पड़ता है लिक्विड एसेट में, ताकि वो अगर उसको कुछ दिक्कत हो या कुछ ज़रूरत हो तो वो आरबीआई के पास ही रखता है, उसको वापस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है क्रेडिट कंट्रोल के? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट कंट्रोल के है वो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कैश रिजर्व रेशियो CRR। ये सब मैंने आपको सारा करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाइए वीडियो जाके देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में। व्हाट आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल का क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? तो देखिए, पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या फिर इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड है मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। तो देखिए, मनी एक ऐसा मीडियम है जो कि एक्सेप्टेबल है जनरली, और ये एक्सचेंज किया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज के बदले। ठीक है, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होता है। देखिए, मनी जो है वो हिस्ट्री के टाइम से ही यूज हो रहा है। इसका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ बहुत लंबे टाइम में। जैसे देखिए, जब हिस्ट्री में था तो ये बहुत सारा जो था अ वैरायटी ऑफ थिंग्स हैड बीन यूज्ड एज मनी। मनी के तौर पे बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जाता था। जैसे देखिए, कमोडिटीज़ जो कि चीज़ें होती थी, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज राइस, व्हीट एंड विन हैव बीन यूज्ड एज मेनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इवोल्यूशन। इन्हीं चीज़ों के बदले हम मनी का पहले यूज करते थे हिस्ट्री के टाइम पे। अब देखिए, अभी के टाइम में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेटेलिक क्वाइंस आए। ठीक है, पेपर नोट्स आए, जो कि अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। तो देखिए, आइडियल सप्लाई ऑफ मनी इज दैट क्वांटिटी इन विच द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री कैन बी फुल्ली यूटिलाइज। आइडियल सप्लाई ऑफ मनी वो क्वांटिटी होता है जिसकी वजह से हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना यूज कर सके फुल्ली। ठीक है,
दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दैट क्वांटिटी ऑफ मनी विच हेल्प्स इन अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड मैक्सिमम आउटपुट इज कॉल्ड आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो आइडियल सप्लाई ऑफ मनी उसको बोलते हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट ला सके और किसी भी कंट्री में मैक्सिमम आउटपुट चीज़ों का मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। अब भाई बहुत तेज़ी से मैं चैप्टर्स करवाने वाला हूँ कवर, तो आराम से करेंगे, बिल्कुल समझ समझ के करेंगे, तो नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन बैंक रेट ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो देखिए, बैंक रेट अगर अचानक से ही बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका कमर्शियल बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन का। देखिए, बैंक रेट क्या होता है, बैंक ये होता है मिनिमम रेट जो कि सेंट्रल बैंक डिस्काउंट देता है फर्स्ट क्लास ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या होता है, एक मिनिमम रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक देता है, डिस्काउंट में देता है फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज पे, और क्रेडिट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, पैसा प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, बोरोविंग्स को बढ़ा देगा। रेट मेक्स द बोरोविंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कॉस्टलियर देन बिफोर। अगर बैंक रेट बढ़ गया तो जितना आप पहले सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लेती थी लोन, उससे ज़्यादा इसको लोन लेना पड़ेगा, बढ़ जाएगा उसका कीमत, ठीक है। ये क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक एज दे गेट फंड्स एट हायर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब ये क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो देगा बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए होगा, इसलिए कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा फंड लेने के लिए। अब जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगा वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक लोगों को उधार देना चालू कर देगा। इंक्रीज द रेट मतलब जो लेंड देते हैं, जो पैसा देते हैं, लोन देते हैं, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ताकि उनके पास पैसा है। इसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट जो होगा इकोनॉमी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे नहीं। गिव 4 एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के 4 एजेंसी फंक्शंस बताइए। पहला देखिए, टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको फंड भेजना है तो उसके लिए काम आता है। टू कलेक्ट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। आप कस्टमर हैं तो आपके बिहाफ पे वो फंड कलेक्ट करेगा, कि आप बोल देंगे कि यहाँ से मेरा फंड आएगा तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, तो बैंक कलेक्ट कर लेगा। थर्ड, टू परचेज एंड सेल शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। आपने जो भी शेयर्स डिवेंचर्स खरीद रखे हैं वो आपके बिहाफ पे, कि आपने कहा है वो खरीद सकता है और बेच सकता है। फोर्थ है, टू प्रोवाइड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स के लिए भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा कि क्या इसके चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है, टू पे बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर कस्टमर्स डायरेक्शन। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है या कोई बिल ले रखा है तो वो अगर आप बोलेंगे तो वो पे कर देगा, इंश्योरेंस भी टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको उस वहाँ पे पैसा होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम महीने, मंथ में या ईयर में कटता जाएगा आपको। सिक्स्थ है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ट्रेवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर्स चेक की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है और लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एक्सप्लेन द लेंडिंग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखिए, एक्सटेंडिंग लोन्स इज वन ऑफ द 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। एक्सटेंडिंग लोन जो है वो 2 प्राइमरी फंक्शन में से एक है कमर्शियल बैंक का। देखिए, कुछ क्या होता है, थोड़ा सा पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखने के बाद जो डिपॉजिट कुछ पैसा होता है वो आरबीआई के पास वो रखवा देता है, ठीक है। द बैंक गिव्स द बैलेंस टू बोरोवर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जो बैंक है वो कस्टमर्स को उधार देता है पैसा, किस किस के तौर में, लोन्स में या फिर एडवांस में। इस देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय बैंक्स आर एज फॉलोज। अलग अलग जो वो चीज़ें करता है बैंक, वो ये नीचे दिया हुआ। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज गिवन टू द बोरोवर्स अगेंस्ट दियर करेंट एसेट। कैश क्रेडिट जो होता है वो आपके पास जो करेंट एसेट है, जो अभी करेंट चीज़ है, उसके बदले में आपको दिया जाता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी सैंक्शन ऑन कंसिडर्ड बेसिस द सेव टाइम एंड अमाउंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है आपका मनी, वो आपको दिया जाता है और एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद आपको लौटाना पड़ेगा। ये जो देखिए अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बोरोवर्स अकाउंट में, मतलब आपके अकाउंट में अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा और आप उसको जैसे मर्जी चाहे वैसे अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट। और बैंक बस उसी अमाउंट पे पैसा चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, जितना आप विड्रॉ करेंगे उतना, ठीक है। सेकंड है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स ये होता है कि मतलब जैसे ही आपने कोई डिमांड किया वो तुरंत आपको इंस्टॉलमेंट में डिमांड मतलब लोन दे देंगे, और ये आपके सिक्योरिटी के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, आपके पास कोई सिक्योरिटी होगा उसको। थर्ड है टर्म लोन्स। देखिए, टर्म लोन्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है आपको, और ये इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लगभग 3 साल होता है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए,
जो पूरा लोन अमाउंट है वो क्रेडिटर के अकाउंट में चला जाता है, मतलब आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में चला जाएगा, और पूरे लोन अमाउंट पे जितना भी आपने लिया है उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फोर्थ है ओवरड्राफ्ट। अब देखिए होता क्या, ओवरड्राफ्ट बिना पढ़े मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि होता क्या है। आप मान लीजिए बैंक के जो है अच्छे कस्टमर है, मतलब बैंक को पता है आपके बारे में सब कुछ किया, हाँ ये अच्छा आदमी है। तो होता क्या है, मान लीजिए आप को 10 लाख की ज़रूरत है और आपके बैंक में, मतलब आपको 12 लाख की ज़रूरत है और आपके बैंक में 10 लाख है, और आपने बिना देखे ही 12 लाख का चेक काट दिया, तो फिर आप बैंक के पास जाइएगा तो कोई नॉर्मल होगा तो उसका चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक जिस पे विश्वास करता है उसी को देता है। आपने 12 लाख का चेक काट दिया, आपके बैंक में 10 लाख है, तो वो क्या करेगा कि 12 लाख आपको दे देगा। वो आपसे पूछ लेगा कि आपके बैंक में इतना है, हम क्या 12 लाख का चेक काट दें, तो वो आपको जिसको देना होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा और बाद में आप उसको फिर 2 लाख रुपये दे देंगे, तो फिर आपको वो बैंक से कट जाएगा। ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। फिफ्थ है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए अब बैंक क्या होता है, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए ड्यूरिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। होता क्या है कि जैसे दो कंपनी है आपस में कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा, उन्होंने पैसे के बदले कि इतने महीने बाद लौटा दूंगा। अगर उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि बैंक को वो जाके दे देगा, अगर आपने नहीं लौटाया तो वो मतलब दो ट्रेडर हैं, दो व्यापारी है, दो बिजनेसमैन हैं, एक दूसरे ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया दोनों को। तो होता क्या है कि उस बिल पे लिखा होता है कि टाइम के बाद लौटाएंगे। अगर वो नहीं लौटाता है तो वो बोलता है कि आप तुम बैंक से जाके ले लो। तो वो एक बंदा जाएगा बैंक के पास और वो बैंक को दे देगा और बोलेगा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए इतना, तो वो उसको पैसा दे देगा जितना बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा रहेगा। और उसके बाद वो आपसे बैंक आके पैसा चार्ज करेगा उनके नाम पे कि मैंने उनको दे दिया है, अब आपको मुझे देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए सेंट्रल बैंक कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे पैसे की उपलब्धता को, क्रेडिट ऑफ अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये एक पॉलिसी होता है सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी का, मतलब आरबीआई का, टू सेल एंड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये मार्केट में बेचने का एक मॉनेटरी अथॉरिटी होता है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या होती है, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीदती है और कमर्शियल बैंक को बेचती है, ठीक है। इस जैसे ही आरबीआई फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचती है कमर्शियल बैंक को, और ये फिर जनरल पब्लिक को बेचती है। इससे क्या होता है कि डिक्रीज इन द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी। जो हाई पावर्ड मनी होता है इकोनॉमी में वो डिक्रीज हो जाता है और बैंक के पास आ जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का आता है, एक्सप्लेन बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए बैंकर्स बैंक जो फंक्शन है एक सेंट्रल बैंक का, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये आया हुआ आपका 2012, 2017 और आउटसाइड दिल्ली 2004 में, आउटसाइड दिल्ली 2015, 2019 में सीबीएसई के, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर टू ऑल अदर बैंक्स इन द कंट्री जस्ट एज कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज बैंकर टू जनरल पब्लिक इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो कमर्शियल बैंक है हमारे आसपास के, एचडीएफसी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, जितने भी बैंक हैं, आंध्रा बैंक, ठीक है, जितने भी बैंक हैं, ये सब बैंक हमारे लिए, पब्लिक के लिए एक बैंक है। वैसे ही जो कमर्शियल बैंक का बैंक होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। कुछ भी दिक्कत इसको होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास सीधे जाता है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस है वो देखिए क्या है, मेकिंग पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन फॉर कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई जो होती है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए पॉलिसीज़ बनाती है ताकि वो उसको रेगुलेट कर सके सही मैनर में। सेकंड है मेंटेनिंग कैश रिजर्व एट डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट करती है कैश रिजर्व, उसको मेंटेन करना। थर्ड है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास पैसा ख़त्म होने लगता है, क्राइसिस आने लगता है, तो फाइनेंस को लेके कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आरबीआई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए, किसको पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।